आपके साथ हूं मैं दीपा फिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की, जो 3 दिन में यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरी है। लेकिन इस यात्रा का यूपी पर क्या असर हुआ है, इसका विश्लेषण आज बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े राज्य का है, जो दिल्ली का भाग्य तय करता आया है। वहीं बात करेंगे निवेश क्रांति की, जिस पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम योगी निवेश जुटाने के लिए मुंबई के दौरे पर हैं। अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं बात करेंगे मायावती की उस चाल की, जिसने न सिर्फ सपा बल्कि भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। साथ ही बताएंगे कैसे शंकराचार्य का शहर जोशीमठ ज्योति से ज्वाला बन गया है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात राहुल के भारत जोड़ो संदेश, काश आ जाते अखिलेश, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर हरियाणा की तरफ बढ़ गई है। लेकिन यात्रा में अखिलेश के नहीं आने की बात कांग्रेस को बुरी तरह खल गई, जिस पर आज कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने जमकर निशाना साधा और कहा कि इतिहास याद रखेगा, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे थे तब अखिलेश उसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को यूपी से क्या मिला, क्योंकि राहुल की इस यात्रा की चर्चा तो अयोध्या तक हुई, लेकिन इसका असर क्या 2024 में हो पाएगा? यूपी से राहुल को क्या मिला, क्या 3 जिलों से होगा भला? राहुल का भारत जोड़ो संदेश, काश आ जाते अखिलेश। तीन दिन 3 जिले और 11 विधानसभा सीटों का सफर तय कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैराना से होते हुए हरियाणा की तरफ बढ़ चली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का देश के सबसे बड़े सूबे में क्या असर हुआ, क्योंकि जिस प्रदेश में 403 विधानसभा सीट, 80 लोकसभा सीट हैं, 75 जिले हैं, क्या उस राज्य में 3 जिलों की दौड़ काफी है? क्योंकि यह सवाल उस पार्टी के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, जिसके पास यूपी जैसे राज्य में सिर्फ 1 सांसद और 2 विधायक हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो तो सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या राहुल गांधी यूपी को जोड़ने में सफल रहे हैं? क्योंकि भले ही अखिलेश यादव और मायावती ने ट्वीट से रस्म अदायगी कर ली हो, लेकिन विपक्ष का एक धड़ा ऐसा है जो राहुल के साथ कदम से कदम मिलाए नजर आया। क्योंकि जिस तरह से जयंत चौधरी ने ट्वीट लिखकर राहुल की तुलना तपस्वी से की, उसके बाद से पूरी रालोद जगह जगह राहुल के साथ खड़ी नजर आई। और अब महान दल जो 2022 में सपा के साथ खड़ा था, वो भी राहुल की जय जयकार करने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी कह करके हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने संबोधित किया है। इसी से उनका भाव स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों का सम्मान करते हैं जो इस देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि उन्होंने एक ट्वीट करके हम लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना समर्थन देने के लिए, स्वागत करने के लिए हम लोगों को आदेशित किया। उनके एक आदेश पे राष्ट्रीय लोकदल का एक कार्यकर्ता आज यहाँ सड़क पे है। जो किसान मजदूर युवाओं की बात करेगा उसके लिए जोश ही होगा, अलग ही जोश होगा, अलग ही उमंग होगी। तो जयंत चौधरी ने बहुत अच्छी पहल की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहल की, हमने उनका स्वागत किया राहुल गांधी जी का। कि इस सरकार ने, आने वाली सरकार जो वर्तमान में सरकार है, इसने हमें महंगाई से मार दिया है। सबसे पहले सिलेंडर जो घर में रोज यूज होने वाला, उस पर 200-250 रुपया बढ़ा दिया। पेट्रोल बढ़ रहा, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इस सरकार को? बर्दाश्त की तो कोई हद नहीं। बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है कोई। आज हम लोगों को सम्मान, पहचान, विकास की जरूरत है। इस सरकार में ना सम्मान है, ना पहचान है, ना विकास है, ना युवाओं के लिए कोई व्यवस्था है। किसान मजदूर हर कोई परेशान है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, लोग तराई हो रही, हमारे खेतों में जो है लागत नहीं दी जा रही, कहाँ से दें? अपने बच्चों की हम पे फीस नहीं दी जा रही,
फीस नहीं दी जा रही, और नौकरी तो ऐसे होगी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं लुप्ती होगी। सब कुछ ठेके पे दे दिया इन लोगों ने, देश को ठेके पे देने के कागार पे पहुंचा दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा को भले ही रालोद और महान दल का तो साथ मिला, लेकिन अखिलेश यादव का साथ ना आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बुरी तरह चुभ गया है, क्योंकि जो बात अब तक दिल में थी वो यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस के जुबान पर आ गई। इतिहास जब सवाल करेगा अखिलेश यादव जी से और पूछेगा कि जब देश में एक व्यक्ति किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों पर चला था, ठंड में चला था, ठिठुरन में चला था, लोगों के साथ चला था, संघर्ष के रास्ते पर चला था, उस समय आप कहां थे? अखिलेश यादव जी के पास जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की धमक अयोध्या में सुनाई दी, उससे सूबे की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि न सिर्फ राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, बल्कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी चंपत राय भी इस यात्रा के लिए राहुल की पीठ थपथपाते नजर आए। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब सियासी हलचल रही। विपक्षी दलों ने जहां राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी, तो वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी अपनी शुभकामनाएं राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए दी। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर जमकर निशाना साधा। चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, सभी ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। क्या वजह है कि भाजपा फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है, जो न सिर्फ राहुल को चौतरफा तरीके से घेर रही है, बल्कि अब उन्हें राम मंदिर निर्माण की डेडलाइन भी बताने लगी है। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इस प्रकार के ये यात्राएं लोग चला रहे हैं, कांग्रेस के चरित्र से और विपक्षी दलों के चरित्र से देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि अब हमारे हित में क्या है, हमारे समाज, देश के हित में क्या है। अगर उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है तो 3 दिन क्यों? या तो श्री राहुल गांधी जी से ज़रूर लोग सवाल करेंगे, कांग्रेस से सवाल करेंगे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा नाम दिए हुए हैं, ये ज़रूर मैंने कहा है कि इसे भारत जोड़ो यात्रा की जगह श्री राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए थी। वो माफ़ी मांगने की जगह जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने का काम उनके पुरखों ने किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की ये यात्रा सिर्फ चर्चा या आशीर्वाद तक सीमित रहेगी या जमीन पर असर दिखाएगी? क्योंकि इस यात्रा से यूपी में कितना असर हुआ और कितना यूपी कांग्रेस के साथ जुड़ा, इसका एक बड़ा टेस्ट इसी साल निकाय चुनाव में हो जाएगा। क्योंकि जिस जाट लैंड से राहुल की यात्रा गुजरी है, वहां गाजियाबाद में 14 साल, बागपत में 27 साल, तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस अपनी कोई जमीन हासिल नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। राहुल गांधी की यात्रा 3 दिन तक यूपी में रही। अब यूपी से राहुल को क्या मिला ये आपको समझाते। देखिए, जयंत ने राहुल को तपस्वी बताया और अखिलेश ने जयंत के बाद शुभकामनाएं दी राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए, लेकिन अखिलेश खुद इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें राहुल गांधी को थी। और मायावती ने शुभकामनाएं दी ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी को। इसके अलावा अयोध्या से भी आशीर्वाद मिला, चंपत राय का आशीर्वाद राहुल गांधी को मिला इस यात्रा को लेकर। और इसके बाद मुख्य पुजारी राम मंदिर के सत्येंद्र दास ने भी शुभकामनाएं दी राहुल गांधी को उनकी यात्रा को लेकर। भारतीय किसान यूनियन का साथ भी राहुल गांधी को मिला, समर्थन किया गया। इसके अलावा महान दल का भी समर्थन मिला राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता झंडा लेकर के इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, यूपी में कांग्रेस की मुश्किल है क्या? यात्रा लेकर तो गए राहुल गांधी, लेकिन कितना फायदा इसका मिलेगा? मुश्किल कितनी बड़ी है? 1989 से कांग्रेस का सूखा यहाँ पर है, क्या वो खत्म कर पाएंगे राहुल गांधी? यूपी की सत्ता से राहुल बाहर है 1989 से। विधानसभा में 2 विधायक महज हैं, लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद सोनिया गांधी रायबरेली से हैं। इसके अलावा विधान परिषद में भी 0, एक भी मेंबर नहीं है विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी का।
और लगातार जो वोट प्रतिशत घट रहा है वो सबसे बड़ी चुनौती है। भीड़ को वोट में कैसे तब्दील करेंगे राहुल गांधी, यात्रा का कितना असर होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती। इसके अलावा देखिए, जिताऊ उम्मीदवार की कमी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास, और कमजोर बूथ जो कमजोर है उसको मजबूत किस तरीके से किया जाएगा, जिताऊ उम्मीदवार कहां से वो लाएंगे, कैंडिडेट किस तरीके से पार्टी को जीत वहां पर दिला पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है जिससे पार राहुल गांधी को पाना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात निवेश क्रांति पर। महाभारत, क्या यूपी बनेगा देश की ताकत? क्योंकि सीएम योगी निवेश जुटाने के लिए 2 दिन से मुंबई में लगातार डटे हुए हैं, जहां सीएम योगी न सिर्फ उद्योगपतियों, बैंकों के अधिकारियों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य निवेश जुटाकर यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। लेकिन अब इस पर राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पुराने इन्वेस्टर समिट का जिक्र कर मोर्चा खोल दिया है। New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities. माया नगरी से आएगा निवेश, अखिलेश का कलेश। उत्तर प्रदेश सरकार आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। निवेश क्रांति पर सियासी महाभारत, क्या यूपी बनेगा देश की ताकत? अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में अगर बदलना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। क्या देश का सबसे बड़ा सूबा देश की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगा? ये सवाल इसलिए कि जब से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से यूपी की सरकार हर मंच से, हर मचान से यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की तस्वीर दिखाती आई है। और अब इसी सपने को पूरा करने के लिए खुद सीएम योगी मैदान में उतर आए हैं, जो न सिर्फ माया नगरी मुंबई में उद्योगपतियों, बैंकों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को यूपी में निवेश का न्योता दे रहे हैं, बल्कि निवेशकों को हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए, ढेर सारी संभावनाएं हैं। आपको भी, आपके निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है फरवरी महीने में, उसमें 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और अब तक 7 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आ चुके हैं। पहले सरकार के तमाम मंत्री विदेशों में गए, वहाँ रोड शो किया, और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं और खुद उन्होंने कमान संभाली है। लगातार जो देश के बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, बड़े उद्यमी हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने देश विदेश से 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल दिसंबर महीने में सरकार के कई मंत्रियों ने 16 देशों का दौरा भी किया था, जिसमें कई देशों के साथ MOU साइन भी हुए थे। और अब सीएम योगी देश की आर्थिक राजधानी से एक बड़ा निवेश लाकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, ताकि यूपी को देश और दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार बनाया जा सके। यही वजह है कि भाजपा अपने निवेश के लक्ष्य को एक क्रांति के रूप में देख रही है, जिसके आने वाले वक्त में न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। इतना उत्साह है, इतना भारी भरकम निवेश आने जा रहा है, और जिस कार्यक्रम में हमारे संपूर्ण एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश अब चल पड़ा है, तेजी से चल पड़ा है, अभी से कोई रोक नहीं सकता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छा माहौल है, और निवेशक उत्तर प्रदेश को एक आदर्श स्थान के रूप में देख रहे हैं, और बड़ी मात्रा में निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी का परिणाम। 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर बिजली व्यवस्था, कम प्रशासनिक अड़चने के कारण आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इन्वेस्टर समिट। लेकिन सरकार जिस इन्वेस्टर समिट को यूपी के लिए गेम चेंजर बता रही है, उस पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए, जिस पर अब सूबे की राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि सवाल सिर्फ इन्वेस्टर समिट का नहीं है, सवाल मुंबई से निवेश लाने का भी है, जिसको लेकर सपा से लेकर उद्धव ठाकरे के धड़े वाली शिवसेना भी गर्म है। आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर कितना उतरा है, ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज़्यादा करना,
सबसे बड़ी बात तो ये आएगी सामने कि इनके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आखिरकार किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, किस इंसेंटिव के साथ इन्होंने पॉलिसी बनाई है जिससे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा। इनके तमाम मंत्री सरकारी खर्चे पर विदेश गए कि निवेशक आकर्षित हों। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हैं। उससे पहले देश और प्रदेश ये जानना चाहता है कि अब तक आपके जो प्रयास हुए उन प्रयासों में आप कितने कामयाब हुए। आपको चाहिए कि आप एक श्वेत पत्र जारी करें कि हमारे इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश को इतना लाभ हुआ और इतने निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए। लेने आए, मगर निवेश लेने यहाँ क्यों आए हैं? अभी जो निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है उस निवेश को उठा करके सब गुजरात भेजा जा रहा है। यहाँ से सारी कंपनियां जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनी सब चली गई, डायमंड कंपनी चली गई। अब जितने लोग यहाँ पे जितनी मिलें थी कपड़े की वो सब चली गई। एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सरकार की इस निवेश क्रांति पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये गुमराह करने वाला है क्योंकि सरकार की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं और क्या इंसेंटिव वो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं ये भी सरकार को बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि जो सबसे पहला इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें जो भी प्रस्ताव आए थे उसमें से कितनी चीजें अब तक धरातल पर उतरी हैं। लेकिन मुंबई से जो तस्वीर आई है वो यूपी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रही है, क्योंकि सरकार यूपी के 9 महानगरों में रोड शो करने जा रही है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को मुंबई से हो गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लक्ष्य सरकार ने रखा है क्या वो पूरा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को फरवरी में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी का अवसर मिला है, जिसमें पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो दूसरा G20 सम्मेलन है। इन दोनों ही कार्यक्रमों में देश विदेश से अतिथि आएंगे तो अपने साथ बड़ा निवेश लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए योगी की निवेश क्रांति में कितना दम है ये आपको समझाते हैं। सीएम योगी ने उद्योगपतियों से, फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की तो किन बड़ी बातों का जिक्र किया ये आपको बता दें। एक्सप्रेसवे का जाल है उत्तर प्रदेश में, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और ये देश का एकमात्र राज्य है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 10 एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में ताज़ा वक्त में। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का हवाला भी दिया, बेहतर कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, इस बात का भी जिक्र किया सीएम योगी ने। हर सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं है, इस बात का भी जिक्र किया। और सरकार का पॉजिटिव रवैया है, आप आइए निवेश कीजिए, आपका स्वागत है, इस बात का भी जिक्र सीएम योगी ने किया। और साथ ही निवेशकों को हर सुविधाएं देने पर हमारा फोकस है। यूपी की आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, ये आप जानते हैं, और बड़ा बाजार है उत्तर प्रदेश में, आप दिल खोल करके निवेश कर सकते हैं, इस बात का जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में कही। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात बाहुबली की पत्नी हाथी पर सवार बसपा को मिला नया हथियार, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक के 3 बेटों ने बसपा का दामन थाम लिया है और बसपा ने लगे हाथ अतीक की पत्नी को प्रयागराज से अपना मेयर पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। लेकिन अतीक की पत्नी जिस तरह से बसपा में आई है उससे भाजपा और सपा दोनों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा जहां महिला मुस्लिमों को 3 तलाक कानून के जरिए साधती रही है, वही समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना वोट बताती रही है। लेकिन अब माया अपनी नई रणनीति से दोनों पर चोट कर रही है। बाहुबली की पत्नी हाथी पर सवार, बसपा को मिला हथियार। दलित मुस्लिम गठजोड़ सपा निकाल पाएगी तो जिस दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुखिया बनी, अब उसी समीकरण को फिर से प्रयागराज से आई इस तस्वीर ने दम दे दी है, क्योंकि बाहुबली अतीक अहमद का पूरा परिवार ओवैसी की पार्टी को छोड़कर हाथी पर सवार हो चुका है। वहीं बसपा ने लगे हाथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से अपना मेयर पद का उम्मीदवार भी बना दिया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहन मायावती जी का, विधायक उमाशंकर जी का और अपने सभी कोऑर्डिनेटर भाइयों का।
कि आपने हमें बहुजन समाज पार्टी में अपनाया। वहीं जानकार मायावती के इस दाव के मायने निकालने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से शाइस्ता परवीन को बसपा में शामिल कराया गया और लगे हाथ मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया, उसे जानकार मायावती की मुस्लिम महिलाओं को साधने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मायावती इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर से मेयर पद का उम्मीदवार बना चुकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या मायावती एक तीर से दो टारगेट को साध रही हैं? क्योंकि जब से 3 तलाक पर कानून बना है, भाजपा ये कहकर मुस्लिम महिलाओं को साधती रही है कि उसने महिलाओं को 3 तलाक जैसे अभिशाप से आजादी दिलाई। लेकिन अब मायावती न सिर्फ सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगा रही है, बल्कि भाजपा के मुस्लिम महिलाओं के दावे को भी चुनौती दे रही है। अतीक अहमद के परिवार को अपनी पार्टी में शामिल कराकर मायावती ने मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। अगर निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ का उनका फार्मूला कामयाब होता है तो इसका फायदा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे बसपा का दामन थामते ही शाइस्ता परवीन ने सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ सपा के शासनकाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती नजर आई, बल्कि मायावती के शासनकाल के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करती भी नजर आई। मैं भी बहुत जल्द ही अनुशासन सीख जाऊंगी, इसलिए कि हमने कभी अनुशासन जाना ही नहीं। मेरे शौहर निर्दलीय विधायक होते थे, फिर उनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी से दोस्ती हो गई, लिहाजा हम लोग अनुशासन सीख ही नहीं पाए। आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी और उसके 3 बेटों ने बसपा का दामन थामा है। अब ये बसपा के लिए कितना फायदेमंद का सौदा होगा, ये तो निकाय चुनाव में साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से बसपा मुस्लिम मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ा रही है, उससे सपा की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि सपा के लिए मुस्लिम वोट हमेशा से उसकी ताकत रहा है, जिसके दम पर सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची है। ऐसे में अगर मुस्लिमों का रुझान थोड़ा भी बसपा की तरफ हुआ तो सपा की मुश्किल बढ़ जाएगी, और यही मायावती चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं खतरे में शंकराचार्य का शहर जोशीमठ में ज्योति बनी ज्वाला, क्योंकि उत्तराखंड का जोशीमठ इस वक्त खतरे में है, जहां मकान की दीवार फटने लगी है, सड़क धंसने लगी है। अब जोशीमठ में रहने वाले लोगों को डर सता रहा है कहीं ये शहर डूब तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो सड़क धंसी है उसमें से पानी निकल रहा है। अब लोग गुस्से में हैं। उधर सरकार ने आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के लिए कहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जोशीमठ का ये संकट कैसे खत्म होगा। डूब जाएगा शंकराचार्य का शहर, ऑपरेशन जोशीमठ। मकान फटे, सड़क धंसी, क्या चाहती है प्रकृति? जिस जोशीमठ को आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बसाया था, क्या वो जोशीमठ उजड़ने वाला है? क्या ये बसा बसाया शहर जमीन में धंसने वाला है? क्योंकि यहाँ फटी हुई दीवार, धंसी हुई सड़क, जमीन से निकलते पानी को देखकर न सिर्फ वैज्ञानिक हैरान हैं, बल्कि बड़े बड़े पंडित भी हैरान हैं कि आखिर इस शहर को हुआ क्या है। क्योंकि पिछले 14 महीनों से निरंतर भू कटाव हो रहा है, जो पिछले 1 महीने में इतना बढ़ चुका है कि अब इस शहर के डूबने का डर सताने लगा है। कई लोग घरों पर पड़ रही दीवारों की वजह से घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। बीते दिनों स्थानीय लोगों ने जुलूस निकालकर सरकार को चेताया था, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही न होने से नाराज लोगों ने मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर उतर आए। इस प्रकार से हमारे ऑफिस के ही से सामने ये नाला निकला हुआ है, वो जो कल 11 और 12 बजे के बीच में है। यहाँ पे विस्फोटक रूप में बाहर निकला। हमारा ऑफिस ठीक उसी के ऊपर से है, जो कि जयप्रकाश कंपनी के अधीनस्थ उनके द्वारा ही हमें
पोस्ट ऑफिस के लिए एप्लीकेशन दिया गया था। शुरुआती तौर पर जो जांच पिछले दौरान की गई थी उसमें ये जानकारी मिली थी कि जोशीमठ शहर में एक तो अनियंत्रित तौर पर जो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी भूदसाव का कारण है। इसके साथ साथ ही जो पानी का रिसाव है उसके कारण भी कहीं ना कहीं भूदसाव हो रहा है। साथ साथ ये भी जानकारी मिली है कि जो वहाँ पर जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक धाराएं हैं, उनमें जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो भूदसाव का कारण हो सकता है। इसके साथ ही जनहित में जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं, चाहे हम परियोजनाओं की बात करें, इसके अलावा तमाम ऐसे टनल जो बनाए जा रहे हैं वो भूदसाव के कारण माने जा रहे हैं। कोई उत्तराखंड में हो रहे विकास को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। वहीं बात बढ़ती देख पहाड़ की धामी सरकार एक्शन में आ चुकी है, जिसने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। धामी सरकार ने इस क्षेत्र के दोबारा अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय टीम गठित की है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।